वेलकम स्टूडेंट्स, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th स्टैंडर्ड साइंस पार्ट 1 का फर्स्ट टॉपिक ग्रेविटेशन, मराठी में गुरुत्वाकर्षण। ये वीडियो मराठी मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यूज़फुल रहने वाली है। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक को मैं बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में उन दोनों मीडियम के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूं और आप इस टॉपिक में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो इस टॉपिक को समझ के। पहला टॉपिक एक फिजिक्स का हिस्सा है ग्रेविटेशन, जो इसके प्रॉब्लम के लिए माना जाता है। तो हम इसके प्रॉब्लम भी बहुत आसान तरीके से देखने वाले हैं, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपका काम ये है कि इस साल जो 10th स्टैंडर्ड की तैयारी कर रहे हैं आपके दोस्त, तो उन तक ये वीडियो शेयर कर दे। तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक ग्रेविटेशन। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए कुछ मैंने बेसिक चीज़ें लिख के रखी हुई है जो आपको ऑलरेडी याद करके रखना है। तो आप इसकी एक स्क्रीनशॉट लेकर इसको ऑलरेडी याद करके रखिए ताकि ये टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आए। तो आपके लिए मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है फॉर्मूलेज। तो आपको इसके सारे फॉर्मूलेज याद करके रखना है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है F = G m1 m2/r²। याद रहे इस टॉपिक में m1 m2 ये दो ऑब्जेक्ट्स के मास है, वस्तुमान है। ओके, G ये वैश्विक स्थिरांक मतलब कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ओके, इसकी वैल्यू फिक्स है, यहाँ पर उसकी वैल्यू मैंने दे के रखी हुई है। और F है, F यानी फोर्स, बल, ये एक वैश्विक बल बोलेंगे। और याद रखें R का मतलब होता है रेडियस, डिस्टेंस से रिलेटेड है। हो सकता है इस फॉर्मूले में स्मॉल r और स्मॉल d भी आ सके, तो इसको आपको याद करके रखना है। सेकेंड चीज़ है T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी r³। मराठी में T चा वर्ग समानुपाती है R चा घन। ये केप्लर्स के थर्ड लॉ के ऊपर ये फॉर्मूला है। तो इसके अंदर केप्लर का कैपिटल K ये कांस्टेंट है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? T² = K/r³। ओके, नेक्स्ट तीसरी चीज़ है मुक्ति वेग का फॉर्मूला, मतलब कि मुक्ति वेग यानी कि स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? तो √2gm/r, या फिर इसका फॉर्मूला हो सकता है √2gr। याद रहे एग्जाम में 1 मार्क के लिए शायद फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ये फॉर्मूले हमेशा के लिए याद करके रखना है। उसके बाद का फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फॉर्मूला जनरली आपको नॉर्मल याद करके रखना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपको यूजफुल हो सकता है। तो उसका फॉर्मूला है 1/2 mv²। ओके, उसके बाद हम देखने वाले वैल्यूज। तो कैपिटल G मैंने बोला था यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसका जो वैल्यूज है वो है 6.67 × 10⁻11 यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ओके, आपको जो वैल्यू है उसके यूनिट के साथ याद करना है। उसके बाद है स्मॉल g। स्मॉल g एक कोई भी प्लैनेट का ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी होता है, मतलब कि हर प्लैनेट की ग्रेविटी अलग अलग होती है। तो हमारे अर्थ के ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड। अर्थ का जो रेडियस है, याद रहे यहाँ पे RE लिखा है, E मतलब अर्थ, तो अर्थ का रेडियस है 6.4 × 10⁶ मीटर। इसको हम मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6400 किलोमीटर। ओके, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है अर्थ का मास मीन्स वस्तुमान। तो हमारे पृथ्वी का वस्तुमान कितना है? 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ न्यूटन चे गतिविषयक नियम, मतलब कि न्यूटन्स के मोशंस के रिलेटेड 3 लॉ है जो आपको याद करने हैं, और ये प्रॉब्लम्स में सॉल्व करते हुए इन फॉर्मूलों का बहुत इस्तेमाल है। तो इसको आप सबसे पहले याद करके रखें। तो रोमन नंबर्स में मैंने उस फॉर्मूलों को रखा है। तो देखिए V = U + GT। यहाँ पर आपको थोड़ी सी नोटिस करने की ज़रूरत है। V और U ये दोनों भी एक वेलोसिटीज़ है। V जो है ये एक फाइनल वेलोसिटी है और U एक इनिशियल वेलोसिटी है। G आपको पता है ये ग्रेविटी है, T इज टाइम। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर सेकेंड है S = UT + 1/2 GT²। V² = U² + 2GS। ओके, तो इसमें G की जगह A भी हो सकता है। A यानी कि क्या होता है? एक्सेलरेशन, मराठी में त्वरण। तो दोनों की वैल्यू मतलब दोनों का जो यूनिट्स है वो एक ही है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में G की जगह A भी रखे तो भी चलता। नेक्स्ट
यूनिट्स, एकक है। यूनिट्स में फोर्स F मतलब कि बल, इसका जो यूनिट्स है वो है न्यूटन, जिसको कैपिटल N से बताया गया। उसके बाद है M यानी कि वस्तुमान, वस्तुमान क्या में गिनते हैं, किलोग्राम में। R और D मतलब कि दोनों भी एक रेडियस डिस्टेंस, तो रेडियस डिस्टेंस को क्या में गिनते हैं, मीटर में गिनते हैं, किलोमीटर में गिनते हैं। उसके बाद कैपिटल G वैश्विक स्थिरांक, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या फिर इसका यूनिट हो सकता है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। ओके, डिवाइडेशन में से मल्टीप्लिकेशन में आने के बाद वो स्क्वायर का -2 हो जाएगा। ओके, उसके बाद है कैपिटल जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए की भी जो यूनिट्स रहेंगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी और यू फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी का जो यूनिट्स रहेगा मीटर पर सेकेंड। अगर आपने इसे याद कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले इसको याद करिए अच्छे से, ताकि आपको टॉपिक समझने में और आसानी होगी। अब ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन एक तरह का नॉन कांटेक्ट फोर्स है, जो आपके सामने मैंने लिखे हुआ है, जिसको मराठी में असंपर्क बल कहा गया। मतलब कि दो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से। ओके, उनके अंदर जो एक्शन होता है, फोर्स ऑफ एक्शन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से होता है, जैसे कि ये गुरुत्वाकर्षण। अनदर एग्जाम्पल है तो मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, उसमें मेटल को दूर से ही मैग्नेट से अट्रैक्शन होता है, ओके, पर्टिकुलर डिस्टेंस से, तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। तीसरी चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत स्थितिक बल, ये भी एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, और इसका अपोजिट कॉन्टैक्ट फोर्स। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 1 पे स्टार्टिंग में उन्होंने 3 क्वेश्चन किए वाले हैं, उन क्वेश्चन को हम रिकॉल करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट, मतलब कि क्या होगा अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टॉप है, स्टेशनरी मोड में है, तो उसी मोड में रहेगा कब तक, जब तक कोई इसको एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है विथ सेम वेलोसिटी विथ सेम डायरेक्शन, तो वही वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में रहेगा कब तक, जब तक इसे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, जिससे पता चलता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करने पर क्या होगा। सेकेंड चीज, न्यूटन का सेकेंड लॉ, इसमें कहा यह गया है किसी ऑब्जेक्ट को हम अगर फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता है या फिर डी एक्सेलरेट होता है। तो न्यूटन के फोर्स के हिसाब से सेकेंड लॉ है, तो हो सकता है ऑब्जेक्ट पे ये भी अप्लाई होता हो। तीसरी चीज़, अगर ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई करे तो वो ऑब्जेक्ट का शेप, साइज दोनों भी चेंज हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर यू फैमिलियर विथ, मतलब कि आपको कौन कौन से फोर्सेस के, बल के टाइप्स, प्रकार पता है। तो बेसिकली फोर्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, संपर्क बल, असंपर्क बल। अब इनके डेफिनेशन देखेंगे क्या होते हैं संपर्क बल और असंपर्क बल। तो फोर्स विच कैन बी अप्लाई ओनली व्हेन इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विथ ऑब्जेक्ट, मतलब कि कॉन्टैक्ट फोर्स कब अप्लाई होता है, जब दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में हो। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या बोलता है, फोर्स विच कैन बी अप्लाई विदाउट इन कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट, मतलब कि दो ऑब्जेक्ट विदाउट कॉन्टैक्ट के उनके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है उसे बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जाम्पल के तौर पर कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, मस्कुलर फोर्स, कॉमन फोर्स, फ्रिक्शनल और इरेजिस्टेंट। मस्कुलर फोर्स यानी कि स्नायु बल, कॉमन फोर्स यानी कि सामान्य बल, घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स, और चौथा है इरेजिस्टेंट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल है मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत स्थितिक बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय बल। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक यूनिवर्सल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक क्या है, यूनिवर्सल फोर्स है, वैश्विक बल है। तो अर्थ पे 2 या 2 से ज़्यादा जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में ये ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। इसके अलावा यूनिवर्सल में जो भी 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं इनके बीच में भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कवर कैसे हुआ ये हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको सभी को पता होगा कि सर आइजैक न्यूटन ने इस फिनोमेना को डिस्कवर किया था, और कहा जाता है कि ट्री से एप्पल गिरने की वजह से इसका डिस्कवर हुआ। सर आइजैक न्यूटन ने देखा कि एक ट्री से एप्पल नीचे गिर रहा है। कैसा गिर रहा है वो एप्पल, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो उनके दिमाग में सवाल आया
कि ये जो एप्पल्स है ये वर्टिकली डाउनवर्ड क्यों आए, वाई दे आर अट्रैक्ट टूवर्डली वर्टिकली डाउनवर्ड, वाई डू दे नॉट फ्लाई ऑफ हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन, वो दूसरी डायरेक्शन में क्यों गिरे नहीं, मतलब कि वो एप्पल इधर क्यों नहीं गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, वो सोचने लगे। फिर बहुत कंक्लूजन के बाद उन्होंने बताया कि शायद हमारी अर्थ उस ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर की तरह वर्टिकली डाउनवर्ड में अट्रैक्ट करती हो। मतलब कि अगर ये यहाँ पर हमारी अर्थ है और ये उसका सेंटर है, तो इस एप्पल को वो वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब कि इस सरफेस से परपेंडिकुलरी अट्रैक्ट करेगी। एप्पल अगर यहाँ से गिरता है तो अगर ये सरफेस है, क्षितिज है, तो क्षितिज के लंब दिशा ने मतलब सरफेस के परपेंडिकुलरी वो उसे अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। उन्हें पता चल गया कि शायद ये अर्थ उसे सेंटर की तरफ परपेंडिकुलरी वर्टिकली टुवर्ड द अट्रैक्ट करती होगी, क्षितिज से लंब दिशा ने उसको क्या करती होंगी, आकर्षित करती होंगी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना अर्थ सरफेस पे जो सरफेस जो है या सरफेस के ऊपर जो है एटमॉस्फेयर में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्या उनके ऊपर भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा अप्लाई होता है, या फिर यूनिवर्स में दूसरे जो दूर अर्थ के बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट्स है, प्लैनेट्स है, क्या उनके ऊपर भी ये फोर्स अप्लाई होता है, मून के ऊपर भी ये फोर्स अप्लाई होता है। ये उनके दिमाग में क्वेश्चन आने लगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फोर्स एंड मोशन, बल और गति, ये दोनों के अंदर क्या रिलेशन है। यहाँ पर बताया गया है कि फोर्स जो होता है वो नेसेसरी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड और डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए आपके पास कोई अगर बॉल आता है विथ एक वेलोसिटी और एक डायरेक्शन में, तो आप इसको ये जब बॉल यहाँ पर आएगा कोई स्पीड और कुछ डायरेक्शन में, तो आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके उस बॉल का डायरेक्शन और स्पीड दोनों भी चेंज कर सकते हो। मतलब कि इनडायरेक्टली किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड और डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें फोर्स ज़रूरी है। नेक्स्ट है पेज नंबर 2 पे सर आइजैक न्यूटन सर का इंट्रोडक्शन। तो उस इंट्रोडक्शन में से हो सकता है एग्जाम में आपको फिल इन द ब्लैंक के लिए कुछ एक मार्क के लिए सवाल पूछ सकते हैं, तो उनका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं इन शॉर्ट। तो सर आइजैक न्यूटन का जो ड्यूरेशन है वो 1642 टू 1727 के बीच में का है, और उस टाइम के सर आइजैक न्यूटन एक ग्रेट साइंटिस्ट है। उसके अलावा सर आइजैक न्यूटन का जो बर्थ है वो इंग्लैंड में हुआ। उन्होंने लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन मोशन ऑफ थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, उनके प्रिंसिपिया इस बुक में लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद उनसे पहले केपलर्स ने डिस्क्राइब किया था प्लैनेटरी मोशन को, लेकिन उन्होंने उस प्लैनेट मोशन क्यों करते हैं, मतलब मोशन क्यों करते हैं, इसके पीछे की उन्हें रीज़न पता नहीं था। लेकिन सर आइजैक न्यूटन ने मैथमेटिकली प्रूफ करके बताया कि वो जो प्लैनेट्स है वो उनका मोशन किसके वजह से है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इसके अलावा न्यूटन सर ने लाइट्स, साउंड, मैथमेटिक्स, ये सारे एरियाज़ है, मतलब जो क्षेत्र है उसके अंदर भी बहुत अच्छे से काम किए वाला है। उन्होंने मैथमेटिक्स में कैलकुलस नाम का एक नई ब्रांच निकाली है, जिसके अंदर फिज़िक्स मतलब कि भौतिक शास्त्र और मैथमेटिक्स ये दोनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। उन्होंने दूरबीन मतलब परावर्तक दूरबीन, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को भी डिस्कवर किया, जो उनकी एक बहुत बड़ी खोज है। सो नेक्स्ट पॉइंट है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, मराठी में वर्तुलाकार गति और अभिकेंद्री बल। सो सर्कुलर मोशन क्या होता है, व्हेन अ पार्टिकल, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। ओके, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कल के, ये मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और एक सर्कल के सर्कमफरेंस पे रिवॉल्व हो रहा है। ओके, ये रिवोल्यूशन को, इस सर्कुलर पाथ को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। ओके, ये इसका सेंटर है। और सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्री का मतलब होता है सेंटर, पिटल का मतलब होता है सिकिंग, मतलब टुवर्ड द सेंटर। ओके, सेंटर की तरफ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन क्या बनेगा, तो डेफिनेशन ये है, अ फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल एंड इट्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब क्या होता है, मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो सेंटर की तरफ हो रहा है। किधर हो रहा है, सेंटर की तरफ, टुवर्ड दी सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। इसका एक एग्जांपल के लिए उन्होंने पेज नंबर 2 पे
एक फिगर के अंदर एग्जांपल दिया वाला है कि एक वुमन एक स्टोन को थ्रेड की वजह से टाई करके उसे सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इसके अंदर वो जो स्टोन है, मान लीजिए ये स्टोन है, तो ये स्टोन इस थ्रेड से बांधे हुए हैं और ये सेंटर में आप उस पर्सन का हाथ है जो उसे रिवॉल्व कर रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहीं और जाना चाहता है, इसकी डायरेक्शन कहीं और है। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इसकी डायरेक्शन वहाँ है, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। लेकिन इस थ्रेड की वजह से उसकी जो डायरेक्शन है और जो स्पीड है उसकी चेंज होती रहती है। जैसे कि हमने इससे पहले देखा था, मोशन और फोर्स के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन और स्पीड चेंज करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, फोर्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर इस थ्रेड की मदद से सेंटर की तरफ उस स्टोन को खींचकर उसे रिवॉल्व किया जा रहा, मतलब कि स्टोन का डायरेक्शन और स्पीड इस तरफ थी तो उसे थ्रेड की मदद से खींचकर उसकी डायरेक्शन और उसकी स्पीड दोनों को भी चेंज किया जा रहा। तो अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है मून, ये हमारे अर्थ के एक डेफिनेट ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है। क्या इसके ऊपर भी कोई फोर्स अप्लाई होता है? क्या इसकी डायरेक्शन या इसकी स्पीड में चेंजेस आते हैं? हाँ, आते हैं। अर्थ खुद मून के ऊपर ये फोर्स अप्लाई करती है और उसके डायरेक्शन और उसके स्पीड को हर बार चेंज करते रहती है। आज के वीडियो में बस इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं केपलर्स के तीनों भी लॉ, किस तरह से उन्हें याद करना है, वो क्या होते हैं। दूसरी चीज़ देखना है न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, और तीसरी चीज़ देखना है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। इस वीडियो में आप जितने भी पॉइंट्स है उसको लेकर आपके कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट्स या कोई सजेशन होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।